एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर किनसू को दिखाते हैं, जो कि क्लाउड पीक नाम के माउंटेन पर बहुत ही मेहनत करके चढ़ रहा होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग उसे देखकर कहने लगे होते हैं कि अरे देखो वो कौन है वहां पर, वो क्लाउड पीक पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरा कहता है वो तो 18th सन ऑफ गॉड किनसू है। तीसरा कहता है कि वो अपने बेयर हैंड्स का यूज करके वहां पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, सीधा उड़कर क्यों नहीं चला जाता है। चौथा बंदा कहता है बकवास करना बंद करो, अगर वो उड़कर जा ही पाता तो इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा होता। ये सुनकर एक बंदा कहता है हाँ मुझे याद आ गया, ये तो वही फेमस 18th सन ऑफ गॉड किनसू है जो कि बहुत ही बड़ा गार्बेज है, वो तो उड़ भी नहीं सकता है, तो आखिर वो सन ऑफ गॉड कैसे बन गया। दूसरा कहता है उसके फादर किन फातियान के कारण। बाय द वे किनसू वहां पर चढ़ने की इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है, क्या वो खुद को मारना चाहता है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, आफ्टर ऑल सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस जल्दी हेल्ड होगा जहां पर फेदर्ड गेट के सभी 18 के 18 सन ऑफ गॉड जमा होंगे। मैंने सुना है कि जो भी सन ऑफ गॉड के नाम का वर्दी नहीं होगा उसे सन ऑफ गॉड के पोजीशन से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं पर किनसू को दिखाते हैं जो कि बहुत ही मेहनत से वहां पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक चील आकर उसके सर पर बैठ जाती है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब तो हो जाता है और वो किसी तरह से उसे वहां से भगाकर चढ़ना जारी रखता है और वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो टॉप पर चढ़ जाता है और चढ़कर चैन की सांसें लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने सक्सेसफुली साइन इन कर ही लिया। उसके पास एक सिस्टम होता है जो कि सक्सेसफुली साइन इन करने के लिए उसे कंग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ऐसा दानत्यान देता है जिसमें अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर होता है और वो कभी भी खाली नहीं होगा। ये देखकर किनसू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके साथ साथ वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही लेजेंडरी दानत्यान है जिसे पाने के लिए एंशिएंट एम्परर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करते थे। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये मेरे पास है तो वो तो जलकर मार ही जाएगा। वो उसे लेकर कल्टीवेट करके अपने बॉडी में उसे अब्जॉर्ब करने लगता है जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। ये देखकर वहां पर आसपास मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वहां पर तो अभी 18th सन ऑफ गॉड चढ़ा था, क्या वहां पर कोई हेवनली ट्रेजर तो नहीं था ना जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हो, नहीं तो वो इतना ज्यादा मेहनत करके चढ़ाई क्यों था। वहीं पर किनसू को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व कर लिया होता है और वो करके कहता है कि इसका नाम बिल्कुल सही है, अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी में अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर आ गई है जो कि कभी भी खत्म अब होगा ही नहीं। अब वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा नाम किनसू है और 1 महीने पहले मैं इस वर्ल्ड में क्रॉस ओवर करके आया था और मुझे यूनिवर्स साइन इन नाम का सिस्टम मिला था। सबसे पहला प्लेस जहाँ पर मुझे साइन इन करना था वो युवा सेट का क्लाउड पीक है। जनरल डिसाइपल के लिए यहाँ पर चढ़ना तो बच्चों का काम है क्योंकि वो लोग उड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात यानी कि 18th सन ऑफ गॉड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर 18th सन ऑफ गॉड था, उसके पास बहुत ही एक्सीलेंट जीन है और इसके फैमिली में काफी सारे कैपेबल लोग भी हुए हैं। इसके फादर बहुत ही फेमस एक वर्ल्ड शेकिंग पावर हाउस है, इसलिए इसके पास या तो एक होली बॉडी होना चाहिए था या तो गॉड बॉडी या फिर कोई और भी सुपर फिजिक होना चाहिए था। लेकिन ओरिजिनल ओनर एक मॉर्टल बॉडी और मॉर्टल लाइफ के साथ जन्म लिया था। एक मॉर्टल बॉडी भी काफी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करके काफी कुछ अचीव कर सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट तक पहुंच भी सकता है, लेकिन ये सच्चाई जान करके उसके पास एक मॉर्टल बॉडी और एक मॉर्टल लाइफ है, वो काफी ज्यादा उदास रहा करता था और कल्टीवेट बिल्कुल करता ही नहीं था, जिसके कारण वो पूरा का पूरा एक कचरा का डब्बा बनकर रह गया और वो एक दिन एक्सीडेंटली मारा गया और तभी मैं क्रॉस ओवर करके इसको बॉडी को टेक ओवर कर लिया हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक रॉक क्लाइंबर था, लेकिन ये क्लाउड पीक काफी ज्यादा ऊंचा और काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन पूरे 1 महीने तक कोशिश करते रहने के कारण और काफी सारे एक्सपीरियंस गेन करने के कारण मैं सक्सेसफुली आज इस पर चढ़ ही गया। इसी के साथ वो अपना कहानी बताना बंद करता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि मैं काफी सारा टास्क और साइन इन लोकेशन तुम्हें इशू करूंगा, जितना ज्यादा स्पेशल जगह होगा रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा जनरस होगा। कोई जगह सिर्फ एक ही बार साइन इन किया जाएगा और कोई जगह रिपीटेडली साइन इन किया जा सकता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड धीरे धीरे कम ग्रेड का होता चला जाएगा और ये क्लाउड पीक पर तुम रिपीटेडली साइन इन कर सकते हो। ये सब सुनकर वो कहता है अब यहाँ पर कल आकर दोबारा साइन इन करूंगा और वो नीचे देखकर कहता है अगर उड़ने की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता है और चढ़ना तो आसान था लेकिन उतरना काफी ज्यादा हार्ड है। तभी वहां पर एक सेंटेंस अपनी होली मेडन के साथ आती है, उसे देखकर किनसू उसे हेलो कहता है और बताता है कि याओची सेंटेंस का स्टेटस भी हम सन ऑफ गॉड जितना ही है, लेकिन याओची में सिर्फ एक ही होली मेडन है जो सेंटेंस का फेवर रिसीव कर पाई है। वहीं पर होली मेडन कहते हैं कि 18 सन्स ऑफ गॉड का ग्रेट मीटिंग हेल्ड होने वाला है और मेरे मास्टर मुझे स्पेशली यहाँ पर आकर सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कही है। तभी किनसू होली मेडन को अपने पास बुलाता है, वो उसके पास जाकर पूछती है क्या हुआ। किनसू उसी को शॉर्ट पर बैठकर कहता है कि क्या तुम मुझे नीचे तक राइड दे सकती हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर ये देखकर सेंटेंस का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि होली मेडल काफी ज्यादा नोबेल है, वो कैसे तुम्हारे साथ एक ही शॉट पर राइड कर सकती है। ये देखकर आउटसाइडर वाले क्या सोचेंगे। होली मेडन पैनिक होते हुए कहती है कि 18th सन ऑफ गॉड का कल्टीवेशन काफी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे राइड दे सकती हूँ, लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर किनसू और ज्यादा फ्लर्टी बनते हुए उसे हेल्ड करते हुए कहता है कि मेरा कल्टीवेशन
कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, अगर मैं तुम्हें होल्ड नहीं करता हूँ तो मैं गिरकर मारा भी जा सकता हूँ, तुम समझ रही हो ना। ये देखकर वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगी होती है। तो वहीं पर ये देखकर सेंटेंस का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपना शोल्डर निकालते हुए कह रही होती है कि अपना हाथ जल्दी से वहां से हटाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वहीं पर होली मेडन थोड़ी सी शर्माते हुए उससे कहती है मैं समझ सकती हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी उससे अपना शॉट वापस रखना ही पड़ता है। और वो सोचती है कि सभी लोग कहते हैं कि 18th सन ऑफ गॉड बहुत ही बड़ा लूजर है, लेकिन आज मैं देख ही लूं कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग वहां से जाने लगे होते हैं और किंसु आसपास का नजारा देख ही रहा होता है कि तभी सिस्टम कहता है कि साइन इन प्लेस रिफ्रेश हो गया है और अगला साइन इन करने का जगह है क्लाउड क्लिफ स्टोन कार्विंग। ये सुनकर वो उससे पूछता है आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। वो बताती है कि सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस होने में अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं क्लाउड क्लिफ स्टोन कार्विंग पर जा रही हूँ। युवा गेट का यूना स्टोन कार्विंग का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो हेवन के अपॉर्चुनिटी को कंटेन्स करता है, मैं वहाँ पर जाकर कुछ सेंस करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी वहीं पर जाना चाहता था। वो शर्माते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी क्लोज आने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए। वहीं पर ये सब देखकर सेंटेंस का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा होता है। इसके बाद यूना रोक कार्विंग को दिखाते हैं जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड होता है जिसका नाम द्वान जिनफे होता है। तभी एक बंदा 11th सन ऑफ गॉड से पूछता है कि क्या होली मेडन सच में यहाँ पर विजिट करने आएगी। वो कहता है ऑफकोर्स याओची की मेडन मेरे रिक्वेस्ट पर यहाँ पर ऑब्जर्व करने जरूर आएगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि याओची की मेडन काफी ज्यादा नोबेल है, वो तो काफी ज्यादा प्योर है, सिर्फ 11th सन ऑफ गॉड ही उससे अपने आप को पूरी तरह से दिखा सकते हैं। मैंने सुना है कि होली मेडन याओची में ही पली बड़ी है और वो आज तक किसी भी लड़के से बात तक नहीं की है, लेकिन वो 11th सन ऑफ गॉड के कहने पर यहाँ पर आ रही है। 11th सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा महान है। अपने बारे में इतना सारा तारीफ सुनकर वो चने के झाड़ पर चढ़ गया होता है और उनसे कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा सेंटली है। वो आज तक किसी भी मैन के कांटेक्ट में नहीं आई है, सिर्फ सन्स ऑफ गॉड ही वो मैन है जो उसके कांटेक्ट के वर्दी है। मैं अगर दूसरे सन ऑफ गॉड की बात करूँ तो होली मेडन से बात करना तो तुम भूल ही जाओ, वो लोग तो उसे अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि होली मेडन के पीछे कोई बैठा होता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसे जैसे वो लोग करीब आते जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वो तो एक लड़का है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि तुमने तो कहा था कि होली मेडन तो सिर्फ 11th सन ऑफ गॉड से फेमिलियर है। सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन दोनों का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी तो नहीं है। और जैसे जैसे वो लोग ज्यादा करीब आने लगे होते हैं ये देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि देखकर वो बंदा कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। ये सब देखकर 11th सन ऑफ गॉड का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर उस जगह पर पहुंचने के लिए और साइन इन करने के लिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर वो बॉडी रिलेम के 4th लेवल में पहुंच जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओरिजिनल ओनर का तो कोई भी कल्टीवेशन लेवल था ही नहीं, लेकिन अब मेरा इमोर्टेलिटी का रास्ता खुल चुका है। वहीं पर सिस्टम उसे और रिवॉर्ड देता है और वो होता है कि यूनमो रॉक पर जो कुछ भी लिखा होता है, जो कुछ भी कार्विंग किया होता है, वो सभी कुछ का वो समझ जाता है और वहाँ पर मौजूद थंडर पाल्म टेक्निक भी सिस्टम की मदद से वो पूरी तरह से सीख लेता है। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है और कहता है कि अब तो मैं क्लियर स्काई में थंडरबोल्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ पर लैंड कर जाते हैं और वो अपने स्वॉर्ड को छोटा करके अपने हेयर में लगा लेती है। वहीं पर किंसु को देखकर वो चिल्लाते हुए आते हुए कहता है तो ये तुम ही हो। किंसु उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, और बताता है कि युवा सेक्ट काफी ज्यादा ब्रूटल और कॉम्पिटिटिव है। सन ऑफ गॉड के बीच का कंपटीशन तो और भी ज्यादा इंटेंस है। 18 सन्स ऑफ गॉड में से सिर्फ एक ही सन ऑफ गॉड एम्परर बनेगा और बाकी के 17 सन ऑफ गॉड कंपटीशन में मारे जाएंगे। इसलिए एम्परर बनने का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है। इतना बताकर वो पूछता तुम्हें क्या हो गया है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, तुम तो सिर्फ नाम मात्र के ही सन ऑफ गॉड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पब्लिकली होली मेडल को इंसल्ट करने की। लगता है कि आज मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आउटसाइडर वाले लोग ये सोचे कि होली मेडल एक स्लटी वुमेन है। किंसु कहता है कि मैं होली मेडल के साथ हूँ तो उससे तुम्हें क्या हो रहा है, अपने काम से काम रखो। और फिर से वो उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उसे अपने ठंडर से मार देता है, जिसके कारण वो रोल करके नीचे गिर जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे पास फाइट बैक करने की ताकत नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है कि आपने कल्टीवेशन करना कब स्टार्ट कर दिया, आप तो पहले बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं किया करते थे, लेकिन अचानक आप इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गए। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर सीढ़ी चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर गाओ कहता है कम से कम मेरे लिए तो रुकिए। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाते हुए सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में पूछते रहता है। तभी वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और किंसु उससे कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेवेंथ प्रिंस जो मुझे फीमेल डीमन लाकर दिया है, आखिर वो लोग उसे कहां से पकड़कर लाए हैं। वो सोचते हुए कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि वो शायद 10,000 डीमंस के डोमेन से लाई गई है और स्पेसिफिकली कहां से लाई गई है वो मुझे नहीं पता है। और उसका टांग खींचते हुए पूछता है कि वो कितना ज्यादा टेस्टी थी, क्या वो स्पाइसी थी या फिर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी। ये सुनकर उसे उसका पुराने ओनर की हालत याद आने लगती है, जहाँ पर वो फीमेल डीमन उसे खुद को छूने भी नहीं देती थी और बहुत ही ज्यादा मारती पीटती थी। ये याद करके वो सोचता है कि मैं उसे टेस्ट तो नहीं कर पाया था, लेकिन जरूर वो काफी ज्यादा स्पाइसी है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं उस फीमेल डीमन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तुम उसे वापस जाकर दे दो। ये सुनकर गाओ कहता है कि उसे वापस भेजना, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी शर्म की बात होगी, वो स्पाइसी है और हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल है, अगर वो अच्छे से ट्रेन कर दी जाती है तो वो जरूर ओबीडियंट बन जाएगी। ये सुनकर किंसु कहता है मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। ये देखकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें आपका हेल्प कर सकता हूँ, जब तक आप चाहेंगे कोई भी फीमेल आपके प्रति पूरी तरह से सबमिसिव बन जाएगी, मेरे पास इसको लेकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ही पहले चले जाओ। इसलिए वो जाने लगता है और जैसे वो जाकर दरवाजा खोलता है उसके ऊपर काफी ज्यादा ठंडा पानी गिर जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक वो फीमेल डीमन आकर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए नाचो, क्योंकि पुराने एमसी उसे सेक्सी डांस करने के लिए बोला था, इसलिए वो भी उसे नाचने के लिए कहती है। ये बोलकर वो एक टेबल फेंक कर उसे मारती है और उसके बाद वो उसका काफी अच्छे तरह से साबुन सरफ लगाकर धुलाई कर देती है। उसका ये हालत देखकर किंसु जल्दी से जाकर छिप जाता है। वहीं पर इतने में भी उस फीमेल डीमन का पेट नहीं भरा होता है और वो एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का हथौड़ा लेकर आती है और उससे उसे बहुत ही मारते हुए कहती है मुझे जल्दी से वापस भेज दो, और मारने के बाद कहती है चलो अब जल्दी से मुझे वापस भेजो। लेकिन तभी किंसु बाहर निकलते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ। उससे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी हो गई होती है कि अगर वो वहां पर है तो मैंने किसको मार दिया है। किंसु उससे कहता है कि तुमने मेरे बदले किसी और को धो डाला है, इसका नाम वाई जोजो है और ये अभी तक का सबसे एरोगेंट डीमन है जिसे वो लोग भेजे हैं। और किंसु बिना कोई कल्टीवेशन के था, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा बुली करती थी। इसके बाद माहौल का थोड़ा सा शांत होने के बाद वो तीनों के तीनों टेबल पर चाय पीने के लिए बैठे होते हैं और किंसु उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे ट्रेन करना चाहते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हड़बड़ा कर मना करने लगता है कि कभी नहीं, जैसा आपने कहा ये सच में काफी ज्यादा स्पाइसी है। तभी किंसु बाई से कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा आजादी मिल गया है, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, अब तुम यहाँ से जा भी सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शक भरी नजरों से पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरी बॉडी की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए कहता है कि अब मैं उस तरह का बंदा नहीं रहा, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा किसी से पकड़े मत जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहती है कि मुझे जल्दी से वापस भेज दो। किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। ये सुनकर वो थोड़ी सी सोचने लगती है और कुछ देर के बाद सोचने के बाद कहती है मुझे नहीं पता है। किंसु कहता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें वापस भेजूंगा कैसे। तभी वो उसका गला दबाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है इसलिए तुम लोग मुझे भेजोगे। किंसु किसी तरह से अपना गला छुड़ाता है और उससे कहता है कि अभी तुम कुछ दिनों तक यहीं पर रहो और जब तुम्हारा घर मिल जाएगा तो हम लोग तुम्हें वापस भेज देंगे। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंसु जंप करते हुए क्लाउड पीक पर चढ़कर साइन इन करता है, इसलिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसका कल्टीवेशन बेस 1 से बढ़ जाता है और वो 5th लेवल में पहुंच जाता है। इसी तरह करते करते वो 5 दिन तक बिना रुके साइन इन करता है, जिससे वो बॉडी रिलम के 8th लेवल में पहुंच जाता है और 5 दिन तक लगातार साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है और वो एक तेंगो डिवोरिंग द मून नाम का टेक्निक होता है। सीन चेंज होती है और अगले सीन में 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड का वफादार नौकर झांग क्वान जाता है, लेकिन वो 11th को पीठ पीछे धोखा दे रहा होता है और वो 7th के पास जाकर पूछता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। 7th कहता है कि तुम 11th के साथ काफी सालों से हो, लगता है कि अब टाइम आ ही गया है। ये सुनकर क्वान पूछता है इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अब मैं 11th के अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ। 7th कहता है कि तुम अभी सिर्फ बॉडी रिलम के 7th स्टेज में हो, इसलिए तुम अभी उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो, तुम जाकर 18th सन ऑफ गॉड को पीट कर रख दो। और उसे अपना प्लान बताता है कि कुछ दिन पहले 18th याओची के फेरी के सामने 11th का बहुत ही बुरी तरह से उसका मजाक बनाकर रख दिया था, इसलिए अगर तुम सीक्रेटली 18th का हड्डी पसली तोड़ देते हो तो सभी लोग यही सोचेंगे कि ये काम 11th का ही है और जब टाइम आएगा तब किंसु के फादर 11th को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर क्वान
क्वान सेवेंथ का काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, इससे तो आप एक तीर से दो पक्षी का शिकार कर लेंगे। तभी सेवेंथ उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक ऐसा पिल देता है जिसे खाने से उसका कल्टीवेशन बेस 2 लेयर से बढ़ जाएगा। ये देखकर क्वान काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहता है कि ये तो बाहर में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपके पास ये था, आप तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान है। ये बोलकर वो वहां से 18th का हड्डी पसली तोड़ने चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर 7th का चमचा आते हुए कहता है कि आपने प्लान तो अच्छा बनाया है, लेकिन वो एक सिंपल माइंडेड पर्सन है। हालांकि आपने 11th को फंसाने का अच्छा सा प्लान बना लिया है, लेकिन जब वो बंदा पकड़ा जाएगा और उस पर प्रेशर डाला जाएगा तब मुझे डर है कि वो कहीं डर के मारे आपका नाम ना उगल दे। 7th कहता है कि क्वान एक सन ऑफ गॉड को हर्ट करना चाहता है, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और ये काम करना वो भी बिना नोटिस किए जाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, इसलिए मैंने उसे वो पिल दिया है। वो पिल नहीं बल्कि जहर है। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में किंसू को दिखाते हैं जो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर ये अगला साइन इन करने का जगह यानी कि दोंगयू ग्रैंड सेरेमनी कहाँ पर होने वाला है। मैंने कई सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी को भी नहीं पता है, कहीं इसका मतलब सिस्टम से किसी तरह का कोई गलती तो नहीं हो गया है ना। यही सोचते सोचते वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी क्वान अपने चेहरा को अच्छी तरह से ढककर एक चाकू और तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। यह देखकर किंसू कहता है कि फेदर्ड गेट के अंदर लूटने की कोशिश, ये तो काफी ज्यादा रेयर सीन है। वहीं पर वो बंदा किंसू से कहता है कि चुपचाप वैसे ही खड़े रहो और मुझे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर किंसू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इतना जल्दी मान गया, खैर एक गधा तो गधा ही रहेगा। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन किंसू ही उसे जोर से एक लात मार देता है। वो बंदा किसी तरह से उठते हुए कहता है कि मुझे ट्रिक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसू कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि तुम एक सन ऑफ गॉड से फाइट करोगे और उसे मारने की कोशिश भी करोगे, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और वो भी इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी। कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार जरूर नहीं हिलूंगा। वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर हमला करने आते हुए कहता है कि अब मैं अपना 70% पावर को यूज करने वाला हूँ, अब तुम अपना पूरा पावर दिखा दो। तभी किंसू उस पर अपने थंडर पाल्म का यूज करके उस पर अपना बिजली से हमला कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कांपते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सन ऑफ गॉड अपने बातों से मुकर जाएंगे। किंसू उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना बड़ा गधा होगे। तभी वो बंदा किंसू से दूर होकर अपने मन में कहता है कि लगता है कि उसका कल्टीवेशन बॉडी रिलम के 7th स्टेज में पहुंच गया है, लगता है कि अब मुझे इसका यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो इस पिल को खा लेता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि। यही वो बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर किंसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी भी हुआ क्या, कहीं इसने शर्म के मारे सुसाइड तो नहीं कर लिया ना। देखकर तो ये बंदा 11th का नौकर लग रहा है, लेकिन 11th इतना बड़ा बेवकूफ तो हो नहीं सकता है कि वो किसी को फेदर्ड गेट के अंदर ही पब्लिकली मुझे असैसिनेट करने के लिए भेज देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई और इसके पीछे है। सीन चेंज होती है और 7th के चमचे को दिखाते हैं जो जाकर उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर 7th कहता है कि मुझे लगा था कि 18th को बहुत ही ज्यादा घायल करने के बाद वो उस पिल को लेकर जहर के कारण बिना कोई सबूत छोड़े मारा जाएगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एडवांस में उस पिल को लेकर मारा जाएगा और मेरा पूरा का पूरा प्लान को चौपट कर देगा। उसका चमचा कहता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए, अब जबकि 18th का फादर फेदर्ड गेट के अंदर में नहीं है तो उसे पीट कर उसका सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना काफी ज्यादा आसान होगा। सभी 18 के 18 सन ऑफ गॉड के सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद ही कोई सन ऑफ गॉड के पास सन ऑफ एम्परर का पोजीशन में प्रमोट होने का चांस रहता है। 7th कहता है कि अब जबकि ये प्लान फेल हो गया है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। फेदर्ड गेट में 18 सन ऑफ गॉड है, जितना जल्दी हम स्ट्राइक करेंगे दूसरों को उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितना मुझे पता है कि मून विल डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस किंसू से अपना हिसाब बराबर करने आएगा, तब तक इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होती है और गांव को दिखाते हैं जहां पर वो भागते भागते किंसू के पास जाता है और जाकर बताता है कि 7th प्रिंस अपने कई सारे लोगों के साथ उस स्पाइसी फीमेल डीमन को वापस लेकर जाने आया है। ये सुनकर किंसू कहता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है, अगर वो उससे लेकर वापस चला जाता है तो मैं उसके पूरे एंसेस्टर को थैंक यू बोलूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो रुककर उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें दोंगयू ग्रैंड सेरेमनी के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसके बारे में कुछ पता चला है क्या तुम्हें? वो कहता नहीं, अपकमिंग सन ऑफ गॉड का सेरेमनी के अलावा एक और फेंग चान नाम का सेरेमनी होने वाला है जो कि याओची के झोंगयांग सूत्रा के वापस मिलने पर हो रहा है। ग्रैंड लेवल का तो कोई भी सेरेमनी नहीं होने वाला है। तभी किंसू पूछता है और ये फेंग चान सेरेमनी कहाँ पर हेल्ड होगा? वो बताता है कि शायद वो दोंगयू माउंटेन पर हेल्ड होगा। ये सुनकर उसका दिमाग चमकता है और वो समझ जाता है कि शायद उसी सेरेमनी के बाद सिस्टम कर रहा था, इसलिए किंसू वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वहीं पर किंसू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि जा
जाकर जल्दी से कंफर्म करता हूँ कि ये फैंग चैनी ग्रैंड दोंग्यू सेरेमनी है या फिर नहीं है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु 11th सन ऑफ गॉड से कहता है कि मैं भी यहाँ पर क्लाउड क्लिफ कार्विंग के बारे में जानने आया हूँ। क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जगह तुम्हारे फैमिली से बिलोंग करता हो? ये सुनकर 11th उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम भी इसके बारे में जानना चाहते हो? मजाक मत करो यार, भूल भी जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना भी नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये बोलकर वो जाकर होली मेडन को बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में कई सालों तक पढ़ाई किया है और युवा सेट के कुछ एंसेस्टर को छोड़कर क्लाउड क्लिफ कार्विंग स्टोन के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई भी नहीं जानता है। ये बोलकर वो उसे बताना शुरू करता है और वो उसे एम्परर के बारे में, किंग के बारे में, कैलीग्राफी के बारे में बताने लगता है। तभी किंसु कहता है क्या जो सबसे अच्छा लिख सकता है क्या वही छोड़कर गया है? क्या तुम सच में इस बात पर विश्वास करते हो? ये सुनकर 11th काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा होता है और वो गुस्से में उससे कहते हैं कि हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपना टांग मत अड़ा। किंसु कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ? तुम तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहे हो और होली मेडन को मिसलीड कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है तुम तो एक अनएजुकेटेड मैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सन ऑफ गॉड पर क्वेश्चन करने की? तुम बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? लगता है कि तुम्हें बहुत ही कुछ पता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम्हें होली मेडन को सब कुछ बता दो। ये सुनकर वो 11th को धक्का मारकर हटाकर उससे कहता है ध्यान से सुनना। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि दरअसल यूनवा रॉक कार्विंग तुम्हारे याओची सेक्ट से रिलेटेड है। ये तुम्हारे याओची सेक्ट के एक होली मेडन का काम है जो हजारों साल पुराना है। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो ना? वहीं पर ये सब सुनकर सेंटिस का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहा है। याओची का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। ये सब सुनकर 11th भी कहता है कि किंसु का वर्ड पूरी तरह से अनट्रस्टवर्दी है, उसके बातों पर विश्वास करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक होली मेडन कैसे हेवन की मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है? तभी किंसु 11th का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा? ये बोलकर वो फिर से बताना शुरू करता है कि 1000 साल पहले याओची में फेरी बिक्सी नाम की एक होली मेडन थी जो कि याओची से मिसिंग थी। उस वक्त फेरी बिक्सी जोंगयांग स्क्रिप्चर जो कि तुम्हारे याओची के 5 स्क्रिप्चर में से एक है उसे लेकर चली गई थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि वो स्क्रिप्चर तो अभी तक मिसिंग है जो कि हमारे याओची सेक्ट के लिए थोड़ी सी दुख की बात है। वहीं पर वो आगे बताता है कि फेरी बिक्सी युवा सेक्ट के मास्टर से प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद युवा सेक्ट के मास्टर अपने दाव को परस्यू करने के लिए फेरी बिक्सी से दूर होते चले गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट ठीक नहीं था। शायद उनका हार्ट का डीमन गायब नहीं हुआ था और वो कल्टीवेट करते करते एक डीमन में बदल गए थे और इवेंचुअली मारे गए थे। जब फेरी बिक्सी को इसके बारे में पता चला था तो उसका दिल ही टूट गया था और वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और वो अपने सैडनेस को दिखाने के लिए ये युवा रॉक कार्विंग बनाई थी। ये सब सुनकर 11th ताली बजाते हुए कहता है कि 11th सन ऑफ गॉड कल्टीवेशन में तो गधा है, लेकिन कहानी सुनाने में तो सबका नानी है। लेकिन किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए मेडन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रही है? वो कहते हैं कि फेरी बिक्सी सच में अचानक गायब हो गई थी और लेजेंड भी कहते हैं कि वो प्यार में थी, लेकिन याओची के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मेंशन है ही नहीं। तभी 11th कहते हैं कि इसका ओरिजिन चाहे जो भी हो, लेकिन इसने जो कहानी बनाया है वो तो सिर्फ एक कहानी ही रहेगा और हमें ये समझना है कि आखिर दाव के आगे क्या है। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th जो कह रहा है वही सच है। वहीं पर 11th कह रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूं तो 20 साल के इनलाइनमेंट के बाद मुझे पता चला है कि यूनवा स्टोन में एक सेट ऑफ पाल्म टेक्निक लिखा हुआ है और मैंने उसका 1/3 हिस्सा भी सीख लिया है और कुछ ही टाइम में मैं उसे पूरा भी सीख लूंगा। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th सन ऑफ गॉड सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये युवा सेट के सन ऑफ गॉड पोजीशन के लिए भी बिल्कुल वर्दी है। और किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है किसी और की तरह नहीं जो कि सिर्फ कहानियां बताता है। वहीं पर 11th कहता है कि मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूँ बल्कि मैं करके भी दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उस पाल्म टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है जिसमें से बहुत ही कम मात्रा में थंडर को वो क्रिएट कर पाता है। ये देखकर मेडन कहते हैं कि ये एक विजन द्वारा अकम्प्लिश किया जाता है और अभी इसका विजन थोड़ा सा वीक है, बट ये पूरी तरह से यूनवा रॉक के ओरिजिन को इलस्ट्रेट करता है। वहीं पर वो अपना पाल्म टेक्निक को दिखाकर कहता है कि ये तो सिर्फ 1/3 हिस्सा है जो मैंने अभी तक सीखा है। और वो किंसु का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने वो देखा? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुमसे पूछने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं क्योंकि तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आता है। तभी किंसु कहता है अगर मैं सच बोलूं तो वो सच में एक गार्बेज था। तुमने जो परफॉर्म करके दिखाया है उसे 1/3 नहीं बल्कि 1
माउंटेन से बोलना भी झूठ होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर किंसु कहता है तुमने 20 साल में सिर्फ इतना ही सीखे हो, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो शर्म के मारे खुद को मार चुका होता। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी, गवार और अनस्किल हो, इसलिए तुमसे तो कुछ बोलना होपलेस होगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा देकर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पर सेंटेंस किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो तो बहुत ही बड़ा गधा है। वहीं पर 11th कहता है कि हम सबको पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम ये फैक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो कि तुम इनकम्पिटेंट हो। तुम बोल रहे हो कि मैं स्लो हूँ, क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है इसे पूरा सीखने के लिए? मुझे तो शक है कि तुम इस रोक पर लिखे हुए एक वर्ड को भी समझ नहीं पा सकते हो। किंसु कहता है ठीक है यार, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो बताता है कि यूनो रोक पर जो टेक्निक लिखा हुआ है उसका नाम क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म है। ये सुनकर 11th कहता है कि तुम सिर्फ फेंक रहे हो। किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को पहला स्टाइल करके दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसका यूज करके वहाँ पर थंडर ला देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो गए होते हैं। वहीं पर किंसु कहता है कि क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म में टोटल 7 स्टाइल है। आज मैं तुम लोगों को सभी 7 के साथ रिहर्स करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। ये बोलकर वो एक एक करके सभी के सभी स्टाइल को रिहर्स करके उन्हें दिखा देता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी के सभी दंग रह गए होते हैं। वहीं पर किंसु 11th से कहता है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ गया ना? ये सुनकर 11th काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गया होता है और काफी ज्यादा चौंक भी गया होता है और वो अभी भी कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किंसु कहता है क्यों, क्या मैं दोबारा करके दिखाऊं? और मेडेन से कहता है कि इस तरह के लोग हार स्वीकार करते ही नहीं है। क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि ये क्लिफ स्टोन फेरी वृक्ष छोड़कर गई है? तभी 11th काफी गुस्से में उसके तरफ आते हुए कहता है कि तुम जरूर ये पहले से प्रैक्टिस किए होगे, नहीं तो तुम्हारे इतने सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम जरूर एडवांस में ही इसे सीक्रेटली प्रैक्टिस कर लिए होगे और फेरी वृक्ष वाला कहानी बनाकर होली मेडेन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। किंसु उसका हाथ हटाते हुए कहता है अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये बोलकर वो इस स्टोन पर अपना थंडरबोल्ट से हमला कर देता है जिससे वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें से उनका वही याओची सेट का जोंगयान सूत्रा निकलता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि ये तो असली वाला है। किंसु उसे मेडेन को देते हुए कहता है क्या ये रियल है? ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि ये तो सच में असली है। अब इसके वजह से हमारे 5 स्क्रिप्चर फिर से एक साथ आ जाएंगे, प्लीज किंगियर का वर्शिप एक्सेप्ट करो। वहीं पर वो सेंटेंस भी ना चाहते हुए भी उससे कहती है कि मैं गलत थी, कुछ देर पहले जो कुछ भी मैं कही थी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक स्लटी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, प्लीज मेरा वर्शिप एक्सेप्ट करो। लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मेडेन को अपने पास लाते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम किंगियर है, अब से मैं तुम्हें सिस्टर किंगियर बुलाया करूंगा। ये देखकर सेंटेंस का दिमाग फिर से और भी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो अपना तलवार निकालते हुए कहती है कि अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा मैं उसे वापस लेती हूँ। वहीं पर किंसु 11 से पूछता है कि क्या तुम्हें अब गुस्सा आ रहा है? ये देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में अपने पैर को पटकता है जिसके कारण वहाँ पर बचा हुआ स्टोन का टुकड़ा उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शर्म के मारे वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए वो शायद अपने आप को दफनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर 11 बहुत ही गुस्से में निकलता है और अपने मन में कहता है कि किंसु तुम बस इंतजार करना। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर किंसु उसे बाय बाय कहता है और किंगियर को अपने साथ हैंगआउट करने के लिए इन्वाइट करने ही वाला होता है कि सेंटेंस उसे ले जाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, बट इन्हें जाकर स्क्रिप्चर के बारे में रिपोर्ट करना है। ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। वहीं पर सिस्टम उससे कहता है कि साइन इन लोकेशन रिफ्रेश हो गया है और अगला साइन इन जगह है दोंगयू ग्रैंड सेरेमनी। ये सुनकर वो कहता है इसका नाम सुना सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, लगता है कि किसी से पूछना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहाँ से जंप करके वहाँ से जाने लगता है और कहता है तो ये है बॉडी कल्टीवेशन का लेवल 4, अभी मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन चलने से तो अच्छा ही है। यही बोलकर वो वहाँ से जाने लगा होता है लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं पर वो जंप करके युवा गेट के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई वहाँ पर आकर उसका पैर पकड़ लेता है जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर किंसु चिल्लाने लगा होता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई सन ऑफ गॉड पर हमला करने की। वहीं पर वो बंदा उठते हुए कहता है कि ये मैं हूँ लॉगो। उसका नाम सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसका मतलब होता है कुत्ता। वो उससे पूछता है क्या तुम एक डीमन डॉग हो? वो बंदा कहता है क्या डीमन डॉग? ये मैं हूँ गावन सैंग। उसका नाम सुनकर वो सोचता है कि इस बॉडी की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये बंदा ओरिजिनल ओनर का दोस्त है, इसका मतलब ये कोई अच्छा बंदा नहीं है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो बंदा बताता है कि आप बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल ओरिजिनल ओनर किंसु पूरा का पूरा कचरा का डब्बा था, वो कोई भी कल्टीवेट वल्टीवेट नहीं क्या करता था लेकिन वो बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल सभी तरह की लड़कियों के साथ सिर्फ मजा ही करता रहता था। इसलिए कुछ सन्स ऑफ गॉड किंसु को मजा करने के लिए बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल लाकर दिया करते थे और उसके बदले वो लोग किंसु से सेट का ट्रेजर को चोरी करवाया करते थे और ये गाँव इनमें मिडिल मैन का काम किया करता था और अच्छा खासा पैसा छापा करता था। और एक बार वो लोग मदर ऑफ गॉड के स्टैचू को चोरी करवाए थे लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं पाए थे जिसके कारण वो स्टैचू टूट गया था और इसका ब्लेम वो लोग किंसु पर ही डाल दिए हैं। वहीं पर गाँव उससे कहता है कि मून डायनेस्टी का 7th प्रिंस आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि जल्दी से जल्दी डिवाइन ग्लोरी के 3 आइटम लेकर आओ, नहीं तो मैं
तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैंने तुम्हें जो फेरी बटरफ्लाई दिया है मजे करने के लिए वो भी वापस ले लूंगा। ये सब सुनकर किंसू कहता है ये तो काफी ज्यादा इरिटेटेड है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो पूछता है आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं, आपको जल्दी से एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो सेवेंथ प्रिंस काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनियरिंग है। अगर आप उसे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और आप बाकी के सन ऑफ गॉड से बिल्कुल अलग है। आपके पास तो कोई भी कल्टीवेशन बेस है ही नहीं। अगर वो आप पर हमला कर देता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास फाइट वेट करने का पावर तो है ही नहीं। ये सुनकर किंसू उस पर अपना थंडरबोल्ट से हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फाइट बैक नहीं कर पाऊंगा। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।